स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर मैं आरएएस से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूं और महत्वपूर्ण खबर जो है ये प्री और मेंस दोनों की दृष्टि से है। आप जानते हो वर्तमान में एक क्षेत्र काफी उभरता हुआ नजर आ रहा है, आयुष क्षेत्र। इसी दिशा में WHO के द्वारा या WHO की सहायता से भारत में गुजरात के जामनगर में जो पारंपरिक चिकित्सा होती है, परंपरागत चिकित्सा जो होती है, जैसे आयुर्वेद हो गया, इसके लिए एक ग्लोबल सेंटर की स्थापना की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये तो प्री टाइप का एक क्वेश्चन हो गया, लेकिन जब हम इसे मेंस में देखते हैं तो हमें इसको एक अलग दृष्टि से देखना होता है। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि क्वाड पे क्वेश्चन आएगा और क्वाड के संबंध में बहुत सारी जानकारी मैंने आपको एनालिटिकल तरीके से भी दी थी और मैंने आपको कहा था कि आरएएस प्री और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और वो क्वेश्चन अभी आरएएस 2021 के मेंस में आया भी था क्वाड से संबंधित। आप जानते हैं इसे। इसी दिशा में ये जो आयुष क्षेत्र है ये भी एक उभरता हुआ क्षेत्र है और इसके मामले में जो भी फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूं उनको आप ध्यान से देखना। आइए, मैं ये बात करने नहीं चाह रहा कि जामनगर गुजरात में वैश्विक केंद्र की स्थापना की गई, ये आप भली भांति जानते हो और मैंने इस पर एक लेक्चर दे भी चुका हूं। मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं आयुष क्षेत्र की। आयुष क्षेत्र की ये नाम काफी उभरकर हमारे सामने आ रहा है, आयुष क्षेत्र। सबसे पहले तो हमें आयुष के बारे में जानना होगा। ये जो आयुष है क्या है? A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा नेचुरोपैथी, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा, H फॉर होम्योपैथी, एक बार सीडीएस में ये क्वेश्चन आया भी था, लेकिन हमें इसको हल्का सा विस्तार देना है, ज्यादा भी नहीं, क्योंकि ज्यादा हम उलझ जाएंगे। आयुर्वेदा है। अब आयुर्वेदा को यदि आप देखते हो तो भगवान धन्वंतरी इसके जनक थे। भगवान धन्वंतरी इसके जनक थे। इसी तरीके से योगा नेचुरोपैथी में जब हम देखते हैं तो योग दर्शन हमारे सामने आता है और भारत में जो योग को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है वो पतंजलि को दिया जाता है। तो योग दर्शन के जो प्रणेता थे ये थे पतंजलि। हालांकि धार्मिक दृष्टि से देखें तो भगवान शिव का नाम भी आपको मिलेगा योग के जनक के रूप में, लेकिन यहां पर आपके लिए पतंजलि महत्वपूर्ण है। योग सूत्र इसने इनकी प्रमुख रचना है। योग सूत्र भारत में योग को लाने का जो श्रेय है वो इन्हें ही दिया जाता है। यूनानी जो है, यूनानी अपने आप में क्या है? एक प्राकृतिक चिकित्सा है, पारंपरिक चिकित्सा भी इसको आप कह सकते हो और इसके जो जनक है वो बुकरात है। बुकरात। बुकरात के बारे में यदि मैं आपको कहूं तो एक मजेदार फैक्ट है, हो सकता है आप जानते भी हो, इन्हें चिकित्सा का पूर्वज कहते हैं।
चिकित्सा का इन्हें पूर्वज कहा जाता है। सिद्धा ये आयुर्वेद से मिलता जुलता है और दक्षिणी भारत की एक चिकित्सा पद्धति है। ये अगस्त्य ऋषि इसके संस्थापक हैं या जनक कह सकते हो। अगस्त्य ऋषि इसके जनक है और दक्षिणी भारत की यह एक चिकित्सा पद्धति है। होम्योपैथी के बारे में एच नाम से ही आपको पता लग जाएगा। हैनीमैन, सैमुअल हैनीमैन इसके जनक है। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। तो इतना आपको जानना है और आप जो दर्शन है, दर्शन शास्त्र है, उसमें इसके बारे में हल्की फुल्की जानकारी रखते ही होंगे। आयुर्वेदा हो गया, योगा नेचुरोपैथी होगी, यूनानी होगी, सिद्धा हो गया, होम्योपैथी। ये सीडीएस में एक बार पूरा नाम पूछा था इसका, एक बार आप इसे नोट कर लें। अब मैं बात करूंगा आयुष क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है। इससे आपको ये पहचान होगी कि ये क्षेत्र क्यों उभर रहा है और इसको सरकार कितना तवज्जो दे रही है। आइए इसे आप अपनी लेखन शैली में शामिल करें। आयुष क्षेत्र, सबसे पहले तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा कि भारत सरकार के द्वारा इसमें इन्वेस्टमेंट कितना किया गया। मेरे पास दो आंकड़े हैं, एक 2014 का है, एक 2022 का है। 2014 में इन्वेस्ट कितना किया था और एक 2022 का। ये दो आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं, तभी आपके जो उत्तर है उसके अंदर तर्क आएगा। और बिना तर्क के आप जानते हो आरएएस मेंस में लिखना बेमानी होता है, नंबर नहीं मिलते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि एक्यूरेट आपको डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे मोटे तौर पर आप इसको 23,000 करोड़ कह सकते हैं, इतना इन्वेस्ट किया गया। 2014 में 23,000 करोड़ का ये आयुष क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा इन्वेस्ट किया गया। और 2022 में आपको जानकर हैरानी होगी कि 1.38 लाख करोड़ का किया गया। अब आप देखिए इतनी बढ़ोतरी होगी, तो अब मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। समझ में आई मेरी बात सारी। और इसके अलावा इस क्षेत्र में जो हमारे सामने बात आई है एक नई, वो ये है अभी पीएम की घोषणा है, प्रधानमंत्री की घोषणा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ घोषणाएं की है, ध्यान से सुनना। आयुष वीजा दिया जाएगा, बताइए। आप जानते हो वीजा कई प्रकार के होते हैं। एक टूरिस्ट वीजा भी होता है, भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टूरिस्ट वीजा दिया जाता है। इसी तरीके से यदि कोई विदेशी यहाँ पर पारंपरिक चिकित्सा के माध्यम से अपनी बीमारी का इलाज करवाना चाहता है तो वो इस वीजा के माध्यम से आ सकता है। तो आप सोचिए इस क्षेत्र को हम कितना आगे ला रहे हैं। भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण ताकत है ये आयुर्वेद, ये सब भारत की देन है विश्व को। और इसके माध्यम से काफी ऐसे असाध्य रोगों का इलाज किया जाता है जिनका अन्य किसी चिकित्सा पद्धति में मिलता भी नहीं है। और मजेदार बात यह है कि ये जो आयुष वाला जो सिस्टम है, जो चिकित्सा पद्धति है, इससे साइड इफेक्ट नहीं होता है। इस कारण से इस पर विश्वास भी किया जा सकता है और अपने शरीर के आधार पर इसे अनुकूल बनाया जा सकता है, जबकि अन्य चिकित्सा पद्धतियों में ये स्थिति देखने को नहीं मिलती है। आप बखूबी जानते हो ये। तो इतना इन्वेस्टमेंट किया गया, आयुष वीजा दिया जाएगा। अब आप सोचिए भारत में कितनी विदेशी मुद्रा आएगी, इसको उससे जोड़कर देखिए आप। इसके अलावा एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, या आप कह सकते हो एक परिषद बनाई गई है, आयुष निर्यात संवर्धन परिषद। आयुष निर्यात संवर्धन परिषद।
ये बनाई गई है। नाम से देखो, आयुष निर्यात संवर्धन परिषद, मतलब आयुष प्रोडक्ट के निर्यात में बढ़ोतरी करना इसका उद्देश्य है। प्रोडक्ट के निर्यात में बढ़ोतरी करना, कैसे इसके एक्सपोर्ट को हम बढ़ावा दे सकें। आयुष प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं? कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन तो है ही है, सप्लीमेंट, प्रोटीन का सप्लीमेंट, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, एक्सेट्रा, जो अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर। मेडिसिन तो है ही है, बताने की आवश्यकता नहीं है। कॉस्मेटिक मतलब सौंदर्य प्रसाधन। अब आप सोचिए, इतना सारा हम कर रहे हैं, वीजा तक दिया जा रहा है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता? मोटे तौर पर यदि मैं एक लाभ की बात करूं तो भारत में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, क्या नहीं कह सकते? अब किसी भी टॉपिक में जहां पर आयात निर्यात, करेंसी के बारे में कोई बात आती है, अवमूल्यन अधोमूल्यन, जैसे मतलब रुपए और डॉलर के संबंध में जो रिलेशन आता है, क्या हम उसमें ये जो फैक्ट है लागू नहीं कर सकते? ये क्या होता है, जो मेंस होता है, मेंस के अंदर क्या होता है, जैसे कोई भी टॉपिक है जो आपने पढ़ा, जैसे आज आपने आयुष क्षेत्र पर बात की है हमने, तो इसको इकोनॉमिक्स से तो हम जोड़ ही सकते हैं, इसको आप जैसे पॉलिटिक्स से जोड़ सकते हो। कैसे? कैसे? विश्व परिदृश्य में भारत की भूमिका, क्या आप इसमें से शामिल नहीं कर सकते? विश्व परिदृश्य में यदि भारत की भूमिका को लाना है तो ऑब्वियसली बात है, इस टॉपिक को ऐड किया जा सकता है। वसुधैव कुटुंब, क्या उसमें आप शामिल नहीं कर सकते? अपनी विदेश नीति में इसको शामिल नहीं कर सकते? अन्य देशों के साथ जब आप व्यापार के बारे में बात करते हो तो क्या इसे शामिल नहीं किया जा सकता? और कोरोना काल में भारत ने इसके माध्यम से काफी सफलता प्राप्त की है, ये पूरा विश्व जानता है। काढ़ा नहीं पिया था क्या? आप सोचिए। तो दोस्तों, मैंने आपको आज आरएस मेंस और प्री के संबंध में एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताया है जो आपके आने वाले एग्जाम में जरूर आएगा, और जरूर ना भी आए तो ये एक ऐसा टॉपिक है, आप इसको विभिन्न कोणों से व्यवस्थित कर सकते हो। विदेश नीति में इसको शामिल कर सकते हो, विश्व परिदृश्य में वसुधैव कुटुंब से संबंधित यदि कोई क्वेश्चन आता है, या भारत का विश्व परिदृश्य में सहयोग, तो आप इसको शामिल कर सकते हो। इसे विभिन्न एंगल से देखने का प्रयास करें। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। तो इजाज़त दीजिए, आपका भविष्य उज्जवल हो। नमस्कार।